माइक ऑन करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से। टॉपिक का नाम है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज द इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर। इवेपोरेटिव loss of water, and this water is lost by the plant. Evaporative loss of water by plant is called as transpiration. तो देखिए बच्चों, अलग अलग एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। कुछ हर्ब हैं, कुछ श्रब हैं और कुछ बड़े बड़े दरख्त हैं जिन्हें आप ट्रीज कहते हैं। जो स्मॉल प्लांट होते हैं यानी हर्बेशियस प्लांट, जिनका स्टेम ग्रीन कलर का होता है, नॉन वुडी स्टेम होता है और वीक होता है, तो लीफ के साथ साथ हर्बेशियस प्लांट का स्टेम भी ट्रांसपिरेशन परफॉर्म करेगा। लेकिन ट्रीज में स्टेम ट्रांसपिरेशन बहुत कम, ना के बराबर परफॉर्म करता है। मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन इज टेकिंग प्लेस थ्रू द लीव्स बिकॉज ऑन द surfaces of leaf special type of cells are present which are called as stomata, and these stomatas are responsible for the process of transpiration. तो पहले तो हमने स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखा है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ट्रांसपिरेशन इज इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर बाय द प्लांट। सेकंड थिंग, दिस ट्रांसपिरेशन इज टेकिंग प्लेस with the help of a specialized cell which is called as stomata, and these stomatas are present on the surfaces of the leaf. Singular term for the stomata is stoma. ये आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम के अंदर पूछ सकता है कि व्हाट इज द सिंगुलर टर्म फॉर स्टोमेटा। तो सिंगुलर टर्म क्या होती है? स्टोमा। नेक्स्ट थिंग, transpiration is always taking place at the time of day because in daytime light is present and along with sunlight temperature is appropriate to open the stomata and loss of water. So these stomatas are open at the time of day. Stomata open at the time of day and stomata get closed at the time of night, क्योंकि नाइट के समय ना ही सनलाइट प्रेजेंट रहेगा और ना ही हायर टेम्परेचर रहेगा। तो व्हेन यू आर कंपेयरिंग डे टाइम एंड नाइट टाइम, हायर टेम्परेचर इज ऑलवेज एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ डे, नॉट एट द टाइम ऑफ नाइट। सो टेम्परेचर इन्फ्लुएंस अ वेरी इंपॉर्टेंट factor for the rate of transpiration. Now how stomata open and close is depend on endoosmosis and exosmosis. You know that endoosmosis means entry of water in the cell, and due to this endoosmosis turgor pressure in the cell increases and cell become turgid, that is cell become expand. Now I am going to draw the structure of stomata. Let us consider this is one guard cell and this is another guard cell which looks like bean shaped structure or somewhat kidney shaped structure. So these two guard cell compose the one stoma. It is the structure of stomata of dicot leaf. मोनोकॉट लीफ का स्टोमेटा अलग शेप का होता है। यहाँ पे बोर्ड पर मैं आपके सामने जो डायग्राम ड्रॉ किया हूं, ये स्टोमेटा डाइकॉट लीफ की सरफेसेस पे प्रेजेंट होता है। दिस इज इनर वॉल ऑफ द गार्ड सेल। इनर वॉल इज थिक एंड इलास्टिक, हावेवर ये दोनों भी इनर वॉल्स हो गए। ये इनर वॉल हो गया फर्स्ट गार्ड सेल का और ये इनर वॉल हो गया another guard cell का। So this is what? This is the inner wall of the guard cell. This inner wall is thick and it is
इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिक बॉडी और इलास्टिक मटेरियल उस मटेरियल को कहते हैं जो टेम्पररीली अपने साइज और शेप को चेंज करता है और फिर वापस अपने साइज और शेप को रीगेन कर सकता है, उसे कहते हैं इलास्टिक बॉडी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इनर वॉल। आउटर वॉल इज थिन एज कंपेयर टू इनर वॉल। देखिए ये दोनों गार्ड सेल के बीच में यहां पे जो आपको एक सुराख दिखाई दे रहा है, एक होल दिखाई दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाटर का लॉस इसी होल से होगा। दिस होल इज इनक्लोजेस बाय टू गार्ड सेल। दिस होल इज कॉल्ड एज स्टोमेटल पोर और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोमेटल एपर्चर। स्टोमेटल पोर भी कह सकते हैं आप, इस होल को स्टोमेटल एपर्चर भी कह सकते हैं। एपर्चर का मतलब होता है सुराख, स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। तो आपके पास में दो गार्ड सेल है, ये दोनों गार्ड सेल लीफ के सरफेस पर हैं यानी एपिडर्मिस में हैं और दोनों गार्ड सेल के हर तरफ स्पेशलाइज एपिडर्मल सेल भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें सब्सिडियरी सेल कहा जाएगा। दिस आर द एपिडर्मल सेल, जो मैं व्हाइट कलर से ड्रॉ कर रहा हूं ये एपिडर्मल सेल है। वो एपिडर्मल सेल जिन्होंने स्टोमेटा को सराउंड किया है, इन एपिडर्मल सेल को सब्सिडियरी सेल कहते हैं, सब्सिडियरी सेल्स। ओके, तो एक मर्तबा डाइकॉट स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आप फिर से रिवाइज कीजिए और इसको याद रखिए। स्टोमेटा इन डाइकॉट लीफ consisting on two guard cell. These guard cell are bean shape structure or they may be kidney or half moon shaped structure. In between two guard cell, a very minute hole is present which is called as stomatal pore or stomatal aperture. Inner wall of the guard cell is thick and elastic. However, the outer wall of the guard cell is comparatively thick. Now, how stomata get open and how stomata get closed, we are dealing with this topic. जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है कि stomata is open at the time of day and stomata get closed at the time of night. तो दिन के समय और रात के समय ऐसे कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से स्टोमेटा की ओपनिंग होगी और स्टोमेटा की क्लोजिंग होगी, ये हम स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, तो एट द टाइम ऑफ डे व्हाट विल हैपन, एंडोऑस्मोसिस ऑकर इन द गार्ड सेल। इस पूरे मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरीज है, एक है स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन हाइपोथेसिस और दूसरी थ्योरी है पोटेशियम आयन इनफ्लक्स हाइपोथेसिस। ये दोनों थ्योरी हम आगे स्टडी करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको दोनों थ्योरीज का कंक्लूजन ये बता दूं कि जब दिन का समय होता है तो स्टोमेटा के गार्ड सेल में वाटर इंटर करेगा। वाटर इंटर करेगा मींस गार्ड सेल का क्या हो जाएगा, एंडोऑस्मोसिस। और आप लोग जानते हैं कि एंडोऑस्मोसिस की वजह से टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और जो गार्ड सेल है आपका, वो दोनों गार्ड सेल पानी से भर जाएंगे, मतलब टर्जिड हो जाएंगे। बोथ गार्ड सेल बिकम टर्जिड ड्यू टू द एंट्री ऑफ वाटर। अब नेक्स्ट थिंग क्या होगी कि दोनों गार्ड सेल टर्जिड हो गए तो देखो बच्चों यहां पे ध्यान से, ये जो आउटर वॉल है, थिन आउटर वॉल, दिस आउटर वॉल बल्जेस आउटसाइड। ये जो आउटर वॉल है ये बाहर की तरफ मूव होगी और इनर वॉल जो है, इनर वॉल भी बाहर की तरफ फ्लैंक होंगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि बोथ इनर वॉल्स ऑफ टू गार्ड सेल गेट मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर एंड ड्यू टू दिस स्टोमेटल पोर गेट ओपन एंड वाटर विच इज प्रेजेंट बिहाइंड द स्टोमेटा गेट इवेपोरेटेड इन द एटमॉस्फेयर। ये जो स्टोमेटा का पोजीशन आप लोग देख रहे हैं, तो आपको ये सपोज करना पड़ेगा कि स्टोमेटा के सामने फ्रंट में एटमॉस्फेयर है, यानी कि बाहर का एरिया है, और उसी स्टोमेटा के बैक साइड में पीछे की तरफ
वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो जब ये स्टोमेटल पोर बंद था तो वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट नहीं हुए, अब स्टोमेटल पोर क्या हो गया, ओपन। तो पीछे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर्स के फॉर्म में पोर से बाहर निकल के एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज हो गए। मैंने यहां पे वर्ड यूज किया डिफ्यूज। तो डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल गेट इवेपोरेटेड आउट इन द एटमॉस्फेयर। दिस इज पॉइंट नंबर 1. इट इज अ रीजन फॉर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, दैट इज इंडोस्मोसिस। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के 2 रीजंस हैं। पहला रीजन इंडोस्मोसिस, जिसकी वजह से टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, गार्ड सेल टर्जिड होगे, स्टोमेटल पोर ओपन होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन ये है बच्चों कि गार्ड सेल का वाल जो है इसकी सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स का ओरिएंटेशन रेडियल डायरेक्शन में है। आमतौर पे होता यह है कि सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से सेल का लेंथ इंक्रीज होगा। लेकिन जो गार्ड सेल आपके पास है, इन गार्ड सेल के ऊपर सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल का अरेंजमेंट रेडियल होता है। मैं यहां पे शो करता हूं डायग्राम में। सो दिस इज द रेडियल अरेंजमेंट ऑफ cellulosic microfibril, and due to this radial arrangement stomata get flanked in lateral direction, not into the longitudinal direction. दोनों भी वाल्स अगर lateral direction में डिस्प्लेस होगी तभी तो स्टोमेटल पोर ओपन होगा। अगर दोनों भी वाल longitudinally इलोंगेट हुई तो स्टोमेटल पोर ओपन नहीं हो सकता। So this second reason is also very important. The situation of cellulosic microfibril are in radial direction, and due to radial microfibril, I am writing here, radial arrangement of cellulosic microfibrils. So this radial arrangement of cellulosic microfibrils are also responsible to open the stomatal pore. Outer wall bulges outside, inner wall also moves away from each other so that the pore of stomata get open. तो ये फिजियोलॉजी होती है स्टोमेटा ओपन होने के लिए। अब क्लोज होने के लिए क्या सिचुएशन है, तो इसको हम दूसरी स्लाइड पे लेते हैं। आप अगर चाहो तो इसको फटाफट अपने पास नोट कर लीजिए या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नाउ हाउ स्टोमेटा गेट क्लोज। तो टॉपिक इज क्लोजिंग ऑफ मेटा, स्टोमेटा। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ नाइट, एट द टाइम ऑफ नाइट। देखिए मैकेनिज्म और फिजियोलॉजी हम 2 थेरीज के अकॉर्डिंगली स्टडी करेंगे। अभी हम नॉर्मल स्टडी कर रहे हैं कि हाउ स्टोमेटा गेट क्लोज एट द टाइम ऑफ नाइट। सो एट द टाइम ऑफ नाइट गार्ड सेल रिलीज द वाटर आउटसाइड, एंड रिलीजिंग ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल इज कॉल्ड एज एक्सोस्मोसिस। Means guard cell undergo exosmosis. Due to this exosmosis, what will happen? Protoplasm get shrink, and shrinkage of protoplasm is called as plasmolysis. Plasmolysis is also called as flaccidity of the cell. So when guard cell undergo exosmosis, then this guard cell become flaccid. गार्ड सेल बिकम फ्लैक्सिड। फ्लैक्सिड का मतलब होता है पानी से खाली हो जाना, क्योंकि सेल ने अपने अंदर का वाटर लॉस कर दिया है, तो उसका जो एक्सपांशन था वो रिड्यूस हो जाएगा। और रिड्यूस होते समय क्या होगा कि इनर वॉल जो है गार्ड सेल का, पहले हमने देखा कि इनर वॉल इज इलास्टिक, और इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स रिमूव हो जाए तो दोनों भी वाल
फिर से अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेगी, मीन्स इनर वॉल गेट मूव टूवर्ड ईच अदर, एंड व्हेन इनर वॉल गेट मूव टूवर्ड ईच अदर, then what will happen? The pore of stomata get close and guard cell looks like this. This pore get close. सामने क्या है बच्चों? एटमॉस्फेयर, और गार्ड सेल्स के पीछे कौन है? वाटर मॉलिक्यूल्स जो लीफ के अंदर प्रेजेंट हैं। अभी स्टोमेटल पोर इस तरह से धीरे धीरे करके क्लोज हो गया, तो पीछे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट नहीं हो सकेंगे, उनको बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए ट्रांसपिरेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा एट द टाइम ऑफ नाइट। सो एक्सोस्मोसिस ऑकर एट द टाइम ऑफ नाइट एंड इंडोस्मोसिस ऑकर एट द टाइम ऑफ डे। These are the core reason for opening and closing of the stomata. Now next thing, in case of dicot plant, in case of dicot plant or dicot leaf लिख देता हूं डायरेक्ट, dicot leaf is also called as dorsiventral leaf. देखिए dorsiventral ये साइड का नाम है, डॉर्सल मतलब अपर सरफेस ऑफ द लीफ, वेंट्रल मींस द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। डाइकॉट का जो लीफ होता है उसके अपर सरफेस का कलर डार्क ग्रीन होता है और लोअर सरफेस का कलर लाइट ग्रीन होता है। आप डाइकॉट के लीफ के दो सरफेसेस डिफरेंशिएट कर सकते हैं कलर की बेसिस पर, इसीलिए डाइकॉट लीफ को डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं। डॉर्सल मींस अपर सरफेस विच इज डार्क ग्रीन इन कलर, एंड वेंट्रल सरफेस इज लोअर सरफेस विच इज लाइट ग्रीन इन कलर। ओके, सो इन केस ऑफ डाइकॉट लीफ, more stomatas are distributed on the lower surface. लोअर सरफेस जो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं होती है, लाइट ग्रीन कलर की होती है, इस लोअर सरफेस पर ज्यादा स्टोमेटा की क्वांटिटी होगी और अपर सरफेस पर बहुत ही कम स्टोमेटा रहेंगे। कौन से लीफ के पास? डाइकॉट लीफ की बात हो रही है, ठीक है। या अपर सरफेस पर कभी कभी स्टोमेटा अब्सेंट भी रह सकते। नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन लोअर सरफेस आर सो मैनी, यानी बहुत सारे स्टोमेटाज हैं लोअर सरफेस पर एज कंपेयर टू अपर सरफेस, एज कंपेयर टू अपर सरफेस। ओके, second thing, in case of dicot, the guard cells are bean like structure. Guard cells are bean shaped or kidney shaped or half moon shaped structure. As compared to this dicot leaf, in case of monocot leaf, number of stomatas are distributed on both surfaces are equal in number. यानी कि जितने स्टोमेटा अपर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे मोनोकॉट लीफ में, उतने ही स्टोमेटा लोअर सरफेस के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे। तो ये डिफरेंस है स्टोमेटा ऑफ डाइकॉट और स्टोमेटा ऑफ मोनोकॉट लीफ में। तो मैं यहाँ पे मोनोकॉट के बारे में पॉइंट लिख देता हूं कि मोनोकॉट लीफ, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि मोनोकॉट का जो लीफ होता है उसमें अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों का कलर सेम होता है, इसीलिए लीफ को डिटैच करने के बाद आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि कौन सा सरफेस डॉर्सल है और कौन सा सरफेस वेंट्रल है। इसीलिए मोनोकॉट के लीफ को, जिसमें दोनों सरफेसेस आइडेंटिकल हैं, मोनोकॉट के लीफ को आइसो बायलैटरल लीफ कहते हैं। आइसो का मतलब होता है बच्चों सेम, बाय मतलब टू, और लैटरल का मतलब यहां पे लिया जाएगा सरफेसेस ऑफ द लीफ। टू सरफेसेस ऑफ द लीफ आर आइसो मींस आइडेंटिकल,
in terms of their color, so that monocot leaf is called as isobilateral leaf, dicot leaf is called as dorsiventral leaf. Next thing, in monocot leaf, number of stomata are equally distributed on both surfaces. डायकॉट में क्या होता है कि लोअर सरफेस में ज्यादा स्टोमेटा है, अपर सरफेस पे बहुत कम, लेकिन मोनोकॉट लीफ में दोनों सरफेसेस के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टोमेटास का. नेक्स्ट डिफरेंस देखिए, डायकॉट में गार्ड सेल का शेप है बीन शेप और किडनी शेप, जैसा कि वहां पे ड्रॉ किया हूं. बट इन केस ऑफ मोनोकॉट, गार्ड सेल are dumbbell shape structure. Guard cells are dumbbell in shape. Means this is suppose one guard cell in the leaf of monocot and this is another guard cell. जिम के अंदर जो डंबल्स होते हैं, उन डंबल्स के तरह गार्ड सेल का शेप है इन केस ऑफ मोनोकॉट. ये डिफरेंसेस आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, डायकॉट स्टोमेटा एज वेल एज मोनोकॉट स्टोमेटा. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग पर एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स का भी अफेक्ट होता है और इंटरनल फैक्टर्स का भी इफेक्ट होता है. इंटरनल फैक्टर यानी जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर यानी atmospheric factor which are present outside the plant body. Okay, so we are discussing about the factor affecting on the opening and closing of stomata. Factors affecting on ट्रांसपीरेशन कह सकते हैं. ये तो एटमॉस्फेरिक फैक्टर भी इसमें ले लेंगे और इंटरनल भी. फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन ट्रांसपीरेशन, क्योंकि स्टोमेटा जब ओपन होंगे तब ट्रांसपीरेशन प्रोसीड होगा. स्टोमेटा जब नाइट के टाइम पर क्लोज हो जाएंगे तो उस वक्त ट्रांसपीरेशन भी स्टॉप हो जाएगा. ओके, सो दीज फैक्टर्स आर क्लासिफाई इनटू टू कैटेगरीज. द फर्स्ट कैटेगरी इज एटमॉस्फेरिक फैक्टर or environmental factor. These atmospheric or environmental factor are also called as internal factors of the plant. Second category of the factor which affect the rate of photosynthesis are atmospheric factors are external, because atmosphere is present outside to the plant body. So atmospheric factors are एक्सटर्नल फैक्टर. एंड प्लांट फैक्टर मतलब प्लांट के जेनेटिक्स में जो फैक्टर प्रेजेंट रहेगा, इसे आप प्लांट्स का इंटरनल फैक्टर भी कह सकते हैं. ओके, इन द फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज इन द एटमॉस्फेरिक फैक्टर, द फर्स्ट फैक्टर हु अफेक्ट ऑन द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इज टेम्परेचर. सबसे पहला फैक्टर कौन सा है? टेम्परेचर. एज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, समर सीजन में, धूपकाले के मौसम में, जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बच्चों बहुत ज्यादा हो जाता है तो आप देखते हैं कि छोटे छोटे प्लांट्स, हर्बेशियस प्लांट और ग्रासेस, ये सूख जाती है, ड्राई हो जाती है. आपने कभी सोचा कि क्यों प्लांट ड्राई हो जाते हैं? आंसर है ट्रांसपीरेशन की वजह से, क्योंकि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है. रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन एकदम हाई हो गया. लीफ अपने अंदर का पूरा वाटर धीरे धीरे करके स्पीड में ट्रांसपायर कर देता है, और सॉइल भी ड्राई होती है समर सीजन में. वाटर एब्जॉर्व नहीं हो पाएगा तो वाटर का ट्रांसलोकेशन नहीं होगा, वाटर लीफ तक बहुत कम पहुंचेगा, बहुत कम लीफ में पहुंचेगा, लेकिन स्पीड में ट्रांसपायर भी हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट का
ड्राइनेस हो जाता है और प्लांट के इस ड्राइनेस को विल्टिंग कहते हैं, WILTING, विल्टिंग। तो टेम्परेचर affect directly on the rate of transpiration means you can say that temperature is directly proportional to the rate of transpiration। वहीं जब आप विंटर सीजन में आते हैं, सर्दियों के मौसम में या फिर रेनी सीजन में, बारिश के सीजन में, तो समर के मुकाबले में इन दोनों सीजन्स में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगा, यानी वाटर लीफ में स्टोर रहेगा। इसीलिए आपको विंटर और रेनी सीजन में प्लांट हरे भरे दिखाई देते हैं, लाइफ दिखाई देते हैं और जल्दी से उनका ड्राइनेस यानी विल्टिंग नहीं हो पाता। सेकेंड एटमॉस्फेरिक फैक्टर अपार्ट फ्रॉम टेम्परेचर इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब बच्चों यहां पे लिया जाएगा मॉइस्चर कंटेंट। मान लीजिए कि ये आपके पास में एक लीफ है, इस लीफ के आसपास ऑलरेडी बहुत सारा मॉइस्चर है, मॉइस्चर यानी लिक्विड वेपर्स हैं। तो ये लीफ वाटर को ट्रांसपायर कम करेगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन इज डिफ्यूजन टाइप ऑफ प्रोसेस। और डिफ्यूजन कब होता है? जब मॉलिक्यूल हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव कर जाते हैं। लीफ के अंदर तो वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है, लेकिन लीफ के बाहर भी ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल है हायर ह्यूमिडिटी की वजह से। इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जिसकी वजह से हायर ह्यूमिडिटी के चलते रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। तो व्हेन ह्यूमिडिटी इज इंक्रीजेस देन transpiration is less or transpiration decreases। Third atmospheric factor is wind velocity। wind velocity यानी एयर जो ब्लो होती है या एयर जब चलती है तेजी से, तो क्या होगा कि लीफ के आसपास जितने भी वाटर वेपर्स हैं लीफ के बाहर पर, लीफ के एकदम करीब में, तो ये विंड उन सारे वाटर वेपर्स को उड़ा देगी। क्लियर एरिया हो गया, यानी लीफ के बाहर अब मॉइस्चर कंटेंट नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। लीफ के अंदर बहुत वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और लीफ के बाहर ऊपर की साइड में या नीचे की सरफेस पे कम वाटर मॉलिक्यूल है, कारण कि एयर ने उन सबको उड़ा करके लेके चले गई। तो अब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन आपका बढ़ जाएगा। तो when wind velocity is higher, then rate of transpiration is also higher। Okay, so these are the factor which affect on the rate of transpiration। Okay, one more factor is there, that is light। तो आप लोग तो जानते हैं कि when light is present then stomata get open। When stomata get open then transpiration is occur at a fast rate। तो presence of light is compulsory for transpiration। और अगर light नहीं रहेगा तो transpiration बंद हो जाएगा। So these are the 4 atmospheric factor which affect on the rate of transpiration। Now what about internal factor? Internal factors में सबसे पहले आप लोग ले सकते हैं number and distribution of stomata। नंबर ऑफ स्टोमेटा। अब तो जाहिर सी बात है कि जितने ज्यादा स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे लीफ की सरफेस पर, उतना ही ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा। और अगर किसी लीफ के सरफेस पर नंबर ऑफ स्टोमेटा की क्वांटिटी कम है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी कम रहेगा। सो मोर विल बी द स्टोमेटा, हायर विल बी द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। Less are the number of stomata, then slow is the rate of transpiration। ज्यादा स्टोमेटा रहेंगे तो ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, कम स्टोमेटा रहेंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी कम हो जाएगा। सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटास, जैसा हमने देखा
कि डाइकॉट लीफ में लोअर सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटाज होते हैं, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डाइकॉट का ज्यादा होता है और मोनोकॉट का रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होता है। यह भी 2 मिनट में आगे हम देखेंगे कि C4 प्लांट जो इवॉल्व हुए हैं वो कार्बन कम एब्जॉर्व करते हैं C3 के कंपैरिजन में, लेकिन रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी C4 का कम होता है और C4 में ज्यादातर प्लांट मोनोकॉट के मेंबर्स होते हैं और ग्रासेस के मेंबर्स होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। मोनोकॉट में क्या होता है कि दोनों सरफेसेस पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा रहेगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। तो डाइकॉट प्लांट हायर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जनरेट करेगा और मोनोकॉट प्लांट में रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट इंटरनल फैक्टर इज परसेंटेज ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। मान लीजिए कि आपके पास में 100 स्टोमेटाज हैं, लीफ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गए ऑलरेडी। इन 100 स्टोमेटाज में से सिर्फ 10 स्टोमेटाज ओपन होते हैं, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कितना होगा आप काउंट कर लीजिए। केस नंबर 2, लीफ सरफेस के ऊपर 100 स्टोमेटाज हैं, 100 में से 90 स्टोमेटा ओपन होते हैं, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कितना रहेगा आप इसको भी नोट कर लीजिए। अब आप कंक्लूजन ड्रॉ कीजिए कि इफ मोर स्टोमेटाज गेट ओपन then what will be the rate of transpiration? If less stomatas get open, then what will be the rate of transpiration? So you may conclude that if percentage of open stomata are more, then rate of transpiration is also more. जितने स्टोमेटा ज्यादा ओपन रहेंगे उतना रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा रहेगा, और कम स्टोमेटा ओपन रहे तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज water content of the plant. Water content of the plant. प्लांट में अगर बहुत ज्यादा वाटर है तो कुछ वाटर ट्रांसपिरेशन से लॉस होगा और कुछ वाटर गटेशन, याद है आपको गटेशन हमने एक लेक्चर में लिया था। और प्लांट में अगर कम वाटर है तो सिर्फ ट्रांसपिरेशन से लॉस होगा। तो what is the relation between water content of plant and transpiration? More water in the plant, less will be the transpiration, because rest of the water get lost by the process of guttation. And if plant contain small amount of water, then complete water get lost only by the process of transpiration. तो कम वाटर प्लांट में रहेगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा, ज्यादा वाटर प्लांट में रहेगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम और रेट ऑफ गटेशन ज्यादा। ओके, सो दिस आर, नेक्स्ट थिंग इज कैनोपी स्ट्रक्चर। कैनोपी स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि प्लांट कौन से रीजन में रहता है। अगर प्लांट रेन फॉरेस्ट में है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली एब्जॉर्व करता जाएगा वाटर को, वाटर कंटिन्यूअसली लीफ तक कंडक्ट होगा और लीफ से एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर होता जाएगा। बट अगर आपका प्लांट डेजर्ट रीजन में है, रेगिस्तान में है, तो वहां पे रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑलरेडी कम है, रेट ऑफ कंडक्शन भी कम रहेगा और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी कम रहेगा। तो ह्यूमिड कैनोपी और रेन फॉरेस्ट कैनोपी, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज मोर। डेजर्ट कैनोपी, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज लो। ठीक है, सो दिस आर द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस ऑन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब हम बच्चों आते हैं वापस ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी की तरफ, और उसमें कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो देखने जा रहे हैं। आप इसका भी पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नाउ विल प्रोसीड फर्दर अबाउट पुल ट्रांसपिरेशन पुल। आप, मैं ये चाहता हूं कि आप चैट बॉक्स के अंदर पहले अपनी प्रेजेंटी दे दें, यस सर लिख करके उसमें नोट कर दें, और जो टॉपिक में आपको क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो क्वेश्चन भी आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है सर, चैट बॉक्स ऑन है ना? ओके, सो ट्रांसपिरेशन पुल डिपेंड्स ऑन the 3 kind of forces.
The first one is cohesive force, the force of attraction between two molecules of water. So this is suppose one water molecule, okay, and this is another water molecule. Both molecule belongs to the same substance. The force of attraction between two identical molecule is called as cohesive force of attraction. ट्रांसपिरेशन पुल के लिए सेकंड फोर्स होता है बच्चों एडहेसिव फोर्स. इट इज ऑल्सो अट्रैक्टिव टाइप ऑफ फोर्स, बट इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड सेल वॉल ऑफ वेसल. सेल वॉल ऑफ वेसल, और वेसल की सेल वॉल लिग्नोसेल्यूलोजिक मटेरियल से बनी हुई होती है. तो ये जो डॉट डॉट मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज द अट्रैक्टिव फोर्स. Force of attraction between two different type of molecule. One molecule is water, another molecule is lignocellulosic cell wall of the vessel. It is called as attractive force. But which type of attractive force? Adhesive force. Third type of force which is responsible for transpiration is tension. Surface tension. Surface tension. फिजिक्स में भी आपको ये चैप्टर है, इसमें 3 इंटरफेजेस बताए जाते हैं, लेकिन यहां पर हम 2 इंटरफेस देखेंगे. अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विथ गैस मॉलिक्यूल्स. मान लीजिए कि ये आपके पास में वेसल का ट्यूब है. इस वेसल ट्यूब में यहां पर है आपके पास में वाटर मॉलिक्यूल्स जो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. इन वाटर मॉलिक्यूल का गैस मॉलिक्यूल से भी अट्रैक्शन होता है, लेकिन निग्लिजिबल, क्योंकि आप जानते हैं कि गैस वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसके पास में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ही ज्यादा कम होता है. इसीलिए गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से फ्री होते हैं और गैस एक्सपांड होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं. क्यों दूर जाते हैं? क्योंकि अट्रैक्शन जीरो है. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद इन वाटर मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड गैस. आपस में स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वाटर मॉलिक्यूल्स का, लेकिन यही वाटर मॉलिक्यूल गैस के साथ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करते हैं, जिसकी वजह से अपवर्ड मूवमेंट होगा वाटर का इन द कॉलम ऑफ द xylem vessel. These 3 type of forces which are responsible in transpiration pull, these 3 forces give. अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं बच्चों. ट्रांसपिरेशन पुल में ये 3 फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, कोहेसिव, एडेसिव, सरफेस टेंशन. अब ये तीनों फोर्सेस मिलकर के वाटर को 2 प्रॉपर्टीज देते हैं. पहली प्रॉपर्टी का नाम है टेंसाइल स्ट्रेंथ और दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है कैपिलरिटी. टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कैपिलरिटी. So these properties are given to water by these 3 type of forces. तो पहली प्रॉपर्टी आपके सामने टेंसाइल स्ट्रेंथ, दूसरी कैपिलरिटी. व्हाट अबाउट टेंसाइल स्ट्रेंथ? तो टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में मैं यहां पे लिखता हूं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ वाटर टू resist पुलिंग फोर्स. यानी कि वाटर का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी होता है, इसकी वजह से वाटर एकदम स्पीड से ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि अपने लेवल के हिसाब से धीरे 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 करके ऊपर मूव करेगा. यानी जो ऊपर खींचा जा रहा है उसको थोड़ा सा रेजिस्ट करते हुए स्लोली वाटर ऊपर जाएगा. इट इज कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द वाटर. एबिलिटी ऑफ वाटर टू रेजिस्ट द पुलिंग फोर्स, और अपवर्ड पुलिंग भी आप कह सकते हैं. सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज कैपिलरिटी. कैपिलरिटी इज अपोजिट देन टेंसाइल स्ट्रेंथ. इट इज एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू मूव्स अप इन अ ट्यूब. ट्यूब के अंदर ऊपर मूव होना, इसे कहते हैं कैपिलरिटी. लेकिन ट्यूब बहुत ज्यादा नैरो होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, उसके दोनों एंड ओपन होने चाहिए. एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको.
आपके पास में एक टोस्ट है, यानी कि स्लेज जिसको कहते हैं, आप उसको चाय में जब डिप करते हैं तो थोड़ा ऊपर तक के लेवल राइज हो जाती है। ओके, बिस्किट आपने मिल्क के अंदर डिप किया तो वाटर मतलब जो मिल्क है वो ऊपर तक के राइज हो जाता है, क्योंकि आपके बिस्किट में, टोस्ट में, ब्रेड में, या फिर जो कपास होती है कॉटन में, इसमें पोर्स होते हैं और वो पोर्स कैपिलरी ट्यूब बनाते हैं, छोटी छोटी बारीक बारीक कैपिलरी ट्यूब। वो कैपिलरी से ऊपर 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 लिक्विड राइज होते जाता है। तो कैपिलरिटी इज अ एबिलिटी ऑफ लिक्विड और वाटर टू मूव अप इन अ ट्यूब। प्लांट के अंदर ये कैपिलरिटी कौन बनाती है? तो इन केस ऑफ प्लांट, कैपिलरिटी आर प्रोवाइडेड बाय और कैपिलरिटी आर एक्टेड बाय ट्रैकियरी एलिमेंट ऑफ द जाइलम। ट्रैकियरी एलिमेंट ऑफ जाइलम। ट्रैकियरी एलिमेंट में बच्चों दो, देखिए जाइलम में 4 सेल होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रकीड, वेसल्स और फाइबर। तो फाइबर का तो काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, और पहला जो था जाइलम पैरेन्काइमा, ये लिविंग सेल होता है। तो फर्स्ट और लास्ट यानी जाइलम पैरेन्काइमा और फाइबर ये वाटर को ऊपर कंडक्ट नहीं करते हैं। जाइलम के 4 में से सिर्फ 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो वाटर को ऊपर कंडक्ट करते हैं और कैपिलरिटी का रोल प्ले करते हैं। उन 2 में से पहले एलिमेंट का नाम है ट्रकीड और सेकंड एलिमेंट का नाम होता है वेसल। ओके, तो ट्रकीड और वेसल दोनों को कॉमनली मिलाकर के कहते हैं ट्रकियरी एलिमेंट। यह बात आपको अच्छे से याद रखनी है। व्हाट आर ट्रकियरी एलिमेंट? जाइलम के 4 में से 2 सेल्स को ट्रकियरी एलिमेंट कहते हैं, वेसल्स एंड ट्रकीड प्रॉपर। जाइलम पैरेन्काइमा को ट्रकियरी एलिमेंट नहीं कहेंगे और जाइलम फाइबर को भी ट्रकियरी एलिमेंट नहीं कहेंगे। ओके, सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल, एंड दिस ट्रांसपिरेशन प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स फॉर द वाटर मॉलिक्यूल। अब हम देखते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किस तरह से वाटर का पुलिंग अप होता है। लेट अस कंसीडर दिस इज द लीफ। ओके, इस लीफ में सेंट्रल प्रोमिनेंट वेन को आप नाम देते हैं मिडरिब। सपोज दिस इज द मिडरिब। अब इस मिडरिब में बच्चों वाटर मॉलिक्यूल से जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, मिडरिब से ब्रांचेस भी निकलती हैं। ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं मिडरिब से निकली हुई, इन्हें आप वेन्स कहते हैं। ये एक वेन ड्रॉ किया मैं, एंड सपोज दिस इज अनदर वेन। तो वाटर मॉलिक्यूल वेन से भी बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट थिंग, अब देखिए वेन यहां पर ओपन हो गई, यहां पर खाली मतलब ओपन एंड है वेन का। वाटर मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है यहां पे, कि वाटर मॉलिक्यूल जब वेन के ओपन एंड से बाहर निकलते हैं तो डिफ्यूजन प्रोसेस परफॉर्म करके बाहर निकलते हैं। वाटर मॉलिक्यूल एग्जिट आउट फ्रॉम द ओपन एंड ऑफ द वेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, जैसे आपके पास में पाइप है, आप पाइप से आपके कंस्ट्रक्शन को पानी दे रहे हैं, या गार्डन में पानी दे रहे हैं, या प्लांट को पानी दे रहे हैं, तो पाइप का ओपन एंड होता है, वहां से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता। सेम मैनर में जाइलम के जो वेन्स है, इससे भी वाटर मॉलिक्यूल स्लोली बाहर निकलेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब यहां पर है बच्चों मीजोफिल सेल्स। तो मीजोफिल सेल वाटर को एक्टिव प्रोसेस से अपने अंदर एब्जॉर्व करेगा, यानी मीजोफिल सेल को एनर्जी एक्सपेंस करनी पड़ेगी वाटर मॉलिक्यूल को अपने अंदर एब्जॉर्व करने के लिए। तो सभी मीजोफिल सेल में धीरे 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 वाटर फिल हो गया, तो मीजोफिल सेल क्या हो जाएंगे? टर्जिट। अब भी वाटर आना शुरू है, तो वाटर इंटरसेल्यूलर स्पेस में भी जाकर के बैठ जाएगा। ठीक है, यही डायग्राम अब मैं आपको सुपरफिशियल या फ्रंटल व्यू से बताना चाहता हूं। मान लीजिए कि ये लीफ है आपका, ये जो मेरा पाल्म है, दिस इज लीफ, दिस इज अपर सरफेस, दिस इज लोअर सरफेस। अब इस लीफ को मैं आपके सामने इस तरह से टर्न कर देता हूं कि अपेक्स जो है लीफ का ये आपके सामने आ गया, और इसको वर्टिकली कट करता हूं, बीच में से मिडरिब आ रही है। सो दैट व्यू ऑफ द लीफ लुक्स लाइक दिस।
The diagram is given in your NCERT book. Okay? NCERT बुक में वस्कुलर टिश्यू इसने साइड में ऊपर दिया है, लेकिन मैं सेंटर में ड्रॉ करूंगा. सो दिस आर द वस्कुलर टिश्यू दैट इज जाइलेम्स. फ्लोएम भी है, पर फ्लोएम पर हम फोकस नहीं करेंगे. सपोज हियर आर द elongated palisade parenchyma cells. Okay, so this is filled by palisade parenchyma, and below the palisade parenchyma you know that there are spongy type of parenchyma. Okay, this is upper epidermis and this is lower epidermis. In dicot, number of stomata are more in the lower epidermis. So let us consider दिस इज द स्टोमेटा. ध्यान से देखिए, मैं इसको अलग कलर के पेन से ड्रॉ करता हूं. सो दिस इज स्टोमेटा. ओके, कंसिस्टिंग ऑन 2 guard cell. When the stomatal pore get open, then what will happen? When stomatal pore get open at the time of day, यहां पे बच्चों सब वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जिनको पिंक डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं. बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल मेसोफिल सेल के अंदर भी इंटर हो चुके हैं. बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के अंदर भी जा चुके हैं. सभी सेल टर्जिड है, और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में भी प्रेजेंट है. सो दिस आर द वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन इंटरसेल्यूलर स्पेसेस. The water molecule which are present just beneath the stomata, जो वाटर मॉलिक्यूल स्टोमेटा के जस्ट पीछे प्रेजेंट है, इन वाटर मॉलिक्यूल्स ने वाटर का थिन फिल्म तैयार करके रखी है. थिन फिल्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. नाउ एट द टाइम ऑफ डे स्टोमेटा गेट ओपन, एंड व्हेन स्टोमेटा गेट ओपन द वाटर मॉलिक्यूल गेट एग्जिट आउट फ्रॉम द स्टोमेटा. ये आपका एटमॉस्फियर है, मतलब लीफ के बाहर का एरिया, एटमॉस्फियर. तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू सभी वाटर मॉलिक्यूल लीफ के अंदर से बाहर निकल के एटमॉस्फियर में आ गए हैं. अब क्या हुआ कि इतना एरिया एम्प्टी हो गया, ये एरिया खाली हो गया. फिर पीछे के वाटर मॉलिक्यूल डिफ्यूज होकर आगे आए और स्टोमेटा से बाहर निकल गए. तो यहां के सभी वाटर मॉलिक्यूल धीरे धीरे करके खत्म हो गए. ठीक है, अब वस्कुलर टिश्यू क्या करेगा कि फिर से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर डिफ्यूज करेगा. तो यहां पे फिर वाटर मॉलिक्यूल आएंगे. तो वस्कुलर टिश्यू के सामने के सेल खाली हो गए क्योंकि उन्होंने वाटर को आगे डिफ्यूज कर दिया. अब ये वस्कुलर टिश्यू के सेल जो वाटर कंटिन्यूअसली ऊपर डिफ्यूज करते जा रहे हैं, पीछे से वाटर को पुल करेंगे. मतलब ये वाले सेल ने पीछे से वाटर को पुल किया, फिर ये पुलिंग फोर्स जाएगा पेटियोल में. पेटियोल मींस स्टॉक ऑफ लीफ. पेटियोल से ऊपर वाटर खींचा जाएगा, मतलब पुल, क्योंकि यहां पे वाटर देना पड़ रहा ना. तो ये वाटर वैकेंसी हो गई, तो पीछे से पुल होते होते स्टेम जाइलेम से ऊपर, और फिर फाइनली ये रूट का जाइलेम आ गया. अब रूट में यहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, वेसल्स ने ये वाटर मॉलिक्यूल भी ऊपर दे दिया, तो यहां पर आ गई वैकेंसी, खाली हो गया ये सेल. अब ये वाटर बुलाएगा पेरिसाइकल. पेरिसाइकल इंडोडर्मिस से वाटर खींचेंगी. इंडोडर्मिस कॉर्टिकल सेल से, कॉर्टिकल सेल रूट हेयर से वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, और रूट हेयर वाटर कहां से एब्जॉर्ब करेगा बच्चों? सॉइल से. ओके, तो वाटर ट्रांसपायर हो गया एटमॉस्फेयर में. फिर यहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से बनेंगे क्लाउड, और क्लाउड की वजह से फिर होगा प्रेसिपिटेशन, मतलब बारिश, और बारिश का वाटर फिर से किधर आना शुरू हो जाएगा? सॉइल में. सो दिस क्रिएट योर वाटर साइकिल. ट्रांसपिरेशन क्रिएट द वाटर साइकिल. तो वाटर साइकिल की वजह से क्या होगा कि ट्रांसपिरेशन से वाटर चला गया एटमॉस्फेयर में, क्लाउड बने, क्लाउड का प्रेसिपिटेशन हुआ, वाटर आ गया सॉइल में. सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब किया रूट हेयर ने, फिर कॉर्टिकल सेल, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, और फाइनली जाइलेम. जाइलेम से वाटर ऊपर कंडक्ट होगा, एंड दिस साइकिल गेट कंटिन्यू. ओके, so this is all about the water cycle and importance of transpiration. In the next video lecture we are studying
the comparison between photosynthesis and transpiration, which is very small topic, and in continuation with that topic we are also proceeding with the uptake of mineral nutrients. ओके तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल चैप्टर है. एक एक सेंटेंस को आप लिखते चलिए, रिवाइज करते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए. रिमेनिंग पोर्शन विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.